नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा कि भारत की राजनीति में क्यों हुई है लेडी मैकबेथ की एंट्री। आखिर भारत की किस नेता की तुलना मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर की किरदार लेडी मैकबेथ से की गई है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है वो नेता, और उसमें और लेडी मैकबेथ में क्या है समानता। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की पेशकश के पीछे छुपा हुआ है कौन सा राजनीतिक एजेंडा। आखिर ममता इस्तीफे का ऑफर देकर क्या करना चाहती हैं हासिल। आज पूरा सच में होगी ममता की पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा भी ममता से जुड़ा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि ममता की 13 साल पुरानी कुर्सी की चूलें सिर्फ 35 दिनों के अंदर कैसे हिल गई। फाइटर ममता क्या करने वाली हैं सरेंडर। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो मानव इतिहास के सबसे महानतम साहित्यकारों में से एक विलियम शेक्सपियर ने एक से बढ़कर एक साहित्यिक कृतियां लिखी हैं। उनके लिखे नाटक आज भी दुनिया में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। उनका मंचन दुनिया की तमाम भाषाओं में होता है, और विलियम शेक्सपियर का एक ऐसा ही प्रसिद्ध नाटक है मैकबेथ। और इस नाटक का सबसे रोचक और सबसे दिलचस्प किरदार है लेडी मैकबेथ का। इस कहानी में लेडी मैकबेथ एक बहुत महत्वाकांक्षी महिला होती है, जो स्कॉटलैंड की रानी बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। उसकी निष्ठुरता और सत्ता की भूख उसे कुख्यात बनाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो अपराध बोध से खुद को जिम्मेदार मानने लगती है। अपराध बोध से वो ग्रस्त हो जाती है। और शेक्सपियर के इस नाटक में लेडी मैकबेथ के माध्यम से इंसानी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की भूख के लिए किसी भी सीमा को पार करने के जुनून को दर्शाया गया है। इसी नाटक में लेडी मैकबेथ ने दो बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग, दो बहुत मशहूर डायलॉग बोले हैं। उनमें से पहला डायलॉग ये है कि जिस समस्या का कोई समाधान नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। वहीं दूसरे डायलॉग में लेडी मैकबेथ कहती है कि माफी मांगना अनुमति मांगने से बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम पूरा सच में लेडी मैकबेथ की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल देश की सियासत में आज पहली बार लेडी मैकबेथ के नाम का इस्तेमाल हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना शेक्सपियर की किरदार लेडी मैकबेथ से की है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राज्यपाल बोस ने ममता दीदी को लेडी मैकबेथ कहा है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। इसलिए यह सब बताने से पहले हमने आपको लेडी मैकबेथ की कहानी बताना जरूरी समझा था, जो हमने आपको अब बता दी है। तो आइए अब आते हैं असली खबर पर। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की तुलना लेडी मैकबेथ से करके उनका सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही है। कोलकाता कांड और उसके बाद की स्थितियों को लेकर ममता बनर्जी और राज्यपाल आमने सामने हैं। वीडियो संदेश में सीवी बोस ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ ना तो कभी कोई मंच साझा करेंगे, ना ही किसी ऐसी बैठक में शामिल होंगे जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हों। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें बंगाल की लेडी मैकबेथ तक कह दिया राज्यपाल ने। आइए सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने यह तुलना क्यों की। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। ये एक विडंबना है कि
स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री, गृह मंत्री मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सुरक्षा करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। बंगाल की लेडी मकबत, बंगाल की लेडी मकबत कौन है? शेक्सपियर की लेडी मकबत। कहा जाता है कि अरब के सारे इत्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं कर सकते। बंगाल की लेडी मकबत, हुगली का सारा पानी, हुगली का सारा पानी इस गंदे हाथ को साफ नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता। तो कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में ममता सरकार ने जिस तरह की लीपापोती की है, उसे लेकर सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी में भी जबरदस्त असंतोष है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने ना सिर्फ वो बैकफुट पर चले गई हैं बल्कि इन दिनों वो बहुत परेशान भी है राजनीतिक तौर पर। वो भी इतना कि उन्होंने इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी। जन आक्रोश शांत करने और बिगड़ते हालात को संभालने के लिए अब ममता बनर्जी की न्याय की बात भी वो करने लगी हैं, जो उन्हें बहुत पहले करनी चाहिए थी। दरअसल सीएम ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया था। 3 दिनों तक आमंत्रण का दौर चला और आखिरकार गुरुवार को प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात के लिए नबन्ना पहुंच भी गया था, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। विवाद बातचीत की लाइव स्ट्रीम को लेकर हुआ। डॉक्टरों ने लाइव स्ट्रीम की मांग की, लेकिन ममता सरकार को यह मंजूर नहीं था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि वो भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, इसलिए वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि ममता ने क्या कहा और फिर आपको बताएंगे कि ममता की इस इस्तीफे वाली पेशकश या इस्तीफे के ऑफर का पूरा सच क्या है। आशा करी मानुष बुझते पाরছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। तो अब सवाल उठता है कि लड़ाकू नेता और आंदोलन से निकली नेता के रूप में जाने जाने वाली ममता बनर्जी कभी भी अपने विरोधियों के आगे इस तरह से नहीं झुकी है। भ्रष्टाचार से लेकर कई घोटालों के आरोप में विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग करता रहा है, लेकिन कभी ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मगर कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन ने ऐसा क्या कर दिया कि ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो क्या डॉक्टरों के आंदोलन के सामने ममता बनर्जी झुक गई हैं या उनकी कोई ये नई रणनीति है, इसका भी पूरा सच बताएंगे। लेकिन उन प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की बात सुनिए जिनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भरोसा करके गए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डॉक्टरों ने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है और वे लोग सिर्फ न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लोग का ये डिमांड्स भी नहीं है, हम ये चाहते भी नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, सब देखेगा, पूरा जनता जो है उसके सामने देखने के लिए बस यही बात है। हमारा डे 0 से जो डिमांड है आज तक पूरी नहीं हुआ है। प्रशासन के पास हमने कल गए हैं, आप लोग भी देखे हैं। हमारा जो बेसिक डिमांड था, एक मीटिंग का जो फॉर्मल वे है, लाइव स्ट्रीमिंग मांगे हैं, लेकिन हम लोग उसका वजह भी बोले हैं जो इसका क्यों हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको एग्री नहीं हुआ और कल का जो मीटिंग था वो व्यस्त हो गया है। इसीलिए हम प्रशासन को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आज पूरे देश की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे का कार्ड क्यों चला है। आखिर ममता के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर ममता इस्तीफे की पेशकश करने के बाद आगे कौन सा राजनीतिक प्लान बना रही है। आइए करते हैं ममता बनर्जी की पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग और जानते हैं कि इस्तीफे के पैतरे के पीछे किस तरह से छुपा हुआ है पूरा सच। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो ममता के इस इस्तीफे वाली राजनीति के पीछे सबसे बड़ा कारण है विक्टिम कार्ड। अगर ममता बनर्जी के पूरे राजनीतिक जीवन का हम अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि जब जब ममता दीदी के हाथों से कोई चीज निकलने लगती है तब उनका आखिरी हथियार होता है विक्टिम कार्ड। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी
ममता बनर्जी ने यही कार्ड चला था कि मोदी सरकार बंगाल को निशाना बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करना भी शायद इसी मुहिम का हिस्सा था। अब इस बार ममता बनर्जी ने पहले डॉक्टरों को मिलने के लिए बुलाया, पूरे 2 घंटे तक इंतजार किया, खाली कुर्सी की तस्वीरें और वीडियो निकलवाए और फिर उसे सार्वजनिक कर दिया और सबसे अंत में कर दी इस्तीफे की पेशकश। और साथ ही साथ ममता इस विक्टिम कार्ड के जरिए ये संदेश भी देना चाह रही हैं कि देखो, मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। अब सवाल उठता है कि ममता ने अपने आखिरी हथियार यानी विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया। दरअसल ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकलकर एक बड़ी नेता बनी और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बनी। वो आंदोलन की ताकत जानती हैं। डॉक्टरों का यह आंदोलन बंगाल के भद्रलोक का भी आंदोलन बन गया है। ममता बनर्जी बंगाल के भद्रलोक की ताकत को जानती हैं, पहचानती हैं। सत्ता में आने के बाद पहली बार ममता को बंगाल के भद्रलोक के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और ये बात पुरानी आंदोलन जीवी रही ममता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी जो पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हड़ताली डॉक्टरों को विलेन साबित करना भी हो सकती है। ममता ये दिखाना चाहती है कि मैंने तो डॉक्टरों को 2 घंटे तक इंतजार किया डॉक्टरों का, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। इसके अलावा ममता बार बार राज्य की चरमराती मेडिकल व्यवस्था और इलाज के अभाव में मर रहे लोगों के सरकारी आंकड़े दे रही हैं, जिससे आम जनता या जो बंगाल की जो आम जनता है उसकी नज़र में अपने हक की आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर खलनायक बन जाए। ममता अपने इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस मजबूत करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार मिलने के बाद अब ममता ये कह सकती हैं और निश्चित तौर पर उनके सरकारी वकील अदालत में ये दलील भी देंगे कि ममता ने डॉक्टरों को मनाने के सारे प्रयास किए, लेकिन डॉक्टर मान ही नहीं रहे हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ममता की सरकार आंदोलनरत डॉक्टरों के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाती है तो सरकार की और भी बेइज्जती होगी, भद पिटेगी। इस तरह गेंद अब सीधे सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाएगी और ममता के इस्तीफे की धमकी अगर सही भी है तो इसके पीछे उनका आगे का प्लान भी साफ होगा। हो सकता है कि वो अब अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का प्लान बना रही हैं। हो सकता है कि ज्यादा विरोध होने पर वो अपनी गद्दी अभिषेक बनर्जी को सौंप दें। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इस मेडिकल दुष्कर्म कांड में अभिषेक बनर्जी ने हर कदम अब तक फूंक फूंक कर रखा है। तो ये सब सवाल तो उठ ही रहे हैं, इसलिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ममता बनर्जी के इस्तीफे देने की पेशकश को एक नाटक बता रही है। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और अगर वो इस्तीफा देती हैं तो ये पश्चिम बंगाल के हित में होगा। मामले में राष्ट्रपति से भी दखल देने की मांग की गई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तो टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अदालत को प्रभावित करने के लिए नबन्ना में बैठक के लिए ममता बनर्जी की इंतजार करती हुई तस्वीरें जारी की, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। शुवेंदु अधिकारी ने पूछा है कि अगर मुख्यमंत्री सरकारी बैठक का लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं और डॉक्टरों के साथ होने वाली इतनी महत्वपूर्ण बैठक को लाइव स्ट्रीमिंग कर देती हैं तो इससे उन्हें आपत्ति क्यों है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि इसका अदालत की अवमानना से कोई लेना देना नहीं है, यह सब ममता बनर्जी का नाटक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में उनके बेनकाब होने की आशंका थी, इसलिए डॉक्टरों की मांग ममता बनर्जी ने नहीं मानी। तो आइए सुनते हैं कि ममता के इस्तीफे की पेशकश पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है। Resign because she is not able to perform, she is not able to run the government, she is not able to give justice to the majority people and majority community. It is better that she should go. I think now Chief Minister should resign because it's already over 60 days and she is a totally failure to find out those who are actually guilty for this reason. And ममता बनर्जी जी ने केवल और केवल निर्ममता का परिचय दिया है और लगातार जिस प्रकार से उनकी सरकार ने
बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य को छिपाओ और बलात्कारी बचाओ किया है। आज केवल कोई सिंपैथी कार्ड खेलकर वो बच नहीं सकती, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ममता बनर्जी जी को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और जवाहर सरकार ने जैसे इस्तीफा दिया वैसे उनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना। हाँ, वो एक काम करे, एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री। जानता हूं कि ममता जी बड़ी नाटकीय लीडर है, वो इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज बलात्कार कांड ममता बनर्जी के पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उसने उनकी लोकप्रियता को अर्श से फर्श पर ला पटका है। पहले दिन ममता से इस मामले में लगातार गलतियों पर गलतियां होती गई हैं और हालात यहां तक पहुंच गए कि अब यह केस पूरे बंगाल में एक जन आंदोलन बन गया है और इस महान आंदोलन के निशाने पर है ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक है और बंगाल के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। ममता को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा होगा। ममता इस मामले में बच सकती थी अगर वो 10 गलतियां नहीं करती। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी की वो 10 गलतियां क्या थी, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो ममता बनर्जी की पहली गलती ये थी कि वो तत्काल एक्शन मोड में नहीं दिखी। इस घटना के बाद जैसे ही विरोध शुरू हुआ, उन्हें मेडिकल कॉलेज का दौरा करना चाहिए था, छात्रों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ममता पर शायद तानाशाही हावी थी। उन्हें लगा कि वो इस मामले को भी आसानी से निपटा लेंगी। ममता बनर्जी की दूसरी गलती ये थी कि प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। घटना के तत्काल बाद ममता बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कड़ा एक्शन लेने की कोशिश या जज्बा नहीं दिखाया। जब विरोध हुआ तो उनका सिर्फ ट्रांसफर भर कर दिया गया। ममता को डॉक्टर घोष को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था, क्योंकि पहले भी उनके साथ कई विवाद जुड़े हुए थे। लेकिन माना जाता है कि डॉक्टर संदीप घोष टीएमसी के करीबी थे, उनकी ऊंची पहुंच थी, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। और अब बात ममता की तीसरी गलती की। 14 अगस्त को आंदोलनकारी छात्रों पर हमला, यह ममता की एक बहुत बड़ी गलती थी। जब मेडिकल कॉलेज में छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तब 14 अगस्त की रात एक दंगाइयों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। यह कोलकाता पुलिस की घनघोर लापरवाही थी। उसने दंगाइयों की भीड़ को रोकने का पूरा प्रयास ही नहीं किया। इस भीड़ के टीएमसी के साथ कनेक्शन के भी आरोप लगे। और ममता बनर्जी की चौथी गलती यह थी कि उन्होंने मार्च निकालने का ड्रामा किया। ममता बनर्जी ने बलात्कार की घटना के कुछ दिन बाद कोलकाता की सड़कों पर इस घटना के खिलाफ मार्च निकाला। ममता दीदी जो खुद को राजनीति का धुरंधर समझती हैं, उन्हें लगा कि वो ऐसा करके लोगों का गुस्सा शांत कर देंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग ममता बनर्जी के इस प्रपंच की खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वो पूछने लगे कि स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी क्या गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री ममता गृह मंत्री ममता के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री ममता, गृह मंत्री ममता, मुख्यमंत्री ममता तीनों मिलकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी की दाल इस चाल से भी नहीं गली। ममता की पांचवी गलती थी कि उन्होंने देश के कई राज्य जलाने की धमकी दी। ममता जब आम जनता के गुस्से, नफरत, आक्रोश को जब शांत नहीं कर पाई, तो उन्होंने देश के कई राज्य जलाने की धमकी दी। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल को जलाया गया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की को कुर्सी से गिराने की धमकी तक दे डाली। ये धमकी ममता की भारी चूक साबित हुई। और अब बात ममता की छठी और सबसे बड़ी गलतियों में से एक कि उन्होंने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को नहीं हटाया। कोलकाता रेप मर्डर के बाद से ही पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग हो रही थी और यह मांग सही भी थी, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे केस में कई गोलमाल किए थे। लेकिन ममता पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड या उनका ट्रांसफर करने के बजाय उन पर अपनी ममता बरसाती रही। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल
उनसे मिलकर इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन तब भी ममता ने स्वीकार नहीं किया। और ममता ने दावा यह कर दिया कि दुर्गा पूजा नजदीक होने के कारण पुलिस कमिश्नर को बदल देने के बाद कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई और अफसर ऐसा नहीं है जो कोलकाता की गली मोहल्लों से अच्छी तरह से वाकिफ है। सोचिए एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए ये कितनी बचकाना दलील है। सोचिए जो पुलिस अफसर एक बलात्कार और हत्या के मामले में एक्शन नहीं ले पाया, वो भला कानून व्यवस्था की इमरजेंसी की हालात में कैसे शहर पर काबू पा सकेगा। खैर, ममता बनर्जी की 7वीं गलती ये थी कि उन्होंने विरोध करने वालों की आवाज को दबाया। कोलकाता रेप और मर्डर के बाद आक्रोश चरम पर था। आम लोगों ने, जी हां, आम लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, इनमें बंगाल के कई बुद्धिजीवी भी शामिल थे। लेकिन ममता बनर्जी की असहिष्णुता देखिए कि उन्होंने इन आजाद आवाजों को कुचलने के लिए पुलिस से नोटिस भिजवाए। और तो और टीएमसी के ही सांसद सुखेंदु शेखर राय को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। अब बात ममता बनर्जी की 8वीं गलती की। कोलकाता के छात्र संगठनों ने नवन्ना मार्च का ऐलान किया था, लेकिन ममता की पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई। ये वही ममता है जो खुद कभी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरती थी, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन लाठियों से कुचलती नजर आई। यह ममता की एक भारी भूल थी। ममता की नवी गलती थी कि उन्होंने टीएमसी नेताओं की बेहुदी बयानबाजी को नहीं रोका। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने अपने बेहुदा बयान में कहा कि मेडिकल छात्राएं हड़ताल के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने घूमने जाती हैं। वहीं उनके मंत्री उदयन गुहा ने धमकी देते हुए कहा कि जो लोग ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगली का तोड़ने का बंदोबस्त करना होगा। ममता ने अपने नेताओं की जुबान पर लगाम न लगाकर बहुत बड़ी गलती की। और ममता बनर्जी की आखिरी और 10वीं गलती ये थी कि इन्होंने इस पूरे मामले में प्रभु श्री राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर हमला हुआ तो ममता ने बिना किसी जांच के आधार पर कह दिया कि ये राम और वाम का काम है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रभु श्री राम के नाम का इस्त्रास से इस्तेमाल कर ममता ने ना सिर्फ गलती ही नहीं की, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट भी पहुंचाई। तो ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की पूरी 10 गलती थी। तो फिलहाल पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आज आंदोलन को कुचलने वाली ममता कभी खुद होती थी आंदोलन जीवी। स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। बंगाल के एक आंदोलन ने ममता बनर्जी की वो कुर्सी हिला दी है जिस पर वो 13 साल पहले आंदोलनों की मदद से बैठी थी। जी हां, आज ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। हैरत की बात है कि ये वही ममता है जिन्होंने खुद वामपंथी सरकार के दौरान बंगाल में हिंसा का सामना किया था। आज आंदोलन को कुचलने वाली ममता, हर आंदोलन को साजिश बताने वाली ममता कभी खुद आंदोलन जीवी हुआ करती थी। ये 3 तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। ये तीनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है 16 अगस्त 1990 की, दूसरी तस्वीर है 7 जनवरी 1993 की और तीसरी तस्वीर है नवंबर 2006 की। आइए अब इन तीनों तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी का आंदोलन जीवी चेहरा क्या था। तो पहली तस्वीर 16 अगस्त 1990 की है, जब दक्षिण कलकत्ता के हाजरा में ममता बनर्जी तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ममता तब कांग्रेस में हुआ करती थी। इसी प्रदर्शन के दौरान सीपीएम के एक मुस्लिम कार्यकर्ता लालू आलम पर यह आरोप लगा कि उसने ममता पर लाठी से हमला कर दिया था। इस लाठी के हमले में ममता का सर पूरी तरह से फट गया और उन्हें 16 टाके आए थे। ममता पूरे 1 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। ममता ने इस घटना का खूब राजनीतिक लाभ भी उठाया और वो इसके बाद राजनीति की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी। अब देखिए दूसरी तस्वीर जो 7 जनवरी 1993 की है। तब भी बंगाल में वामपंथी सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। उस समय नदिया इलाके में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ममता बनर्जी उस बलात्कार पीड़िता लड़की को लेकर रॉयटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी, जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। तब बंगाल की पुलिस ने ममता पर लाठियों से हमला बोल दिया और उन्हें घसीटते हुए सड़कों से लाल बाजार पुलिस थाने ले जाया गया, जो करीबी था। और इसके बाद ममता ने कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस रॉयटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। ममता ने अपनी कसम पूरी भी की, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो अपने साथ हुई इस घटना को भूल गई और कसम भी भूल गई। अगर उन्हें यह घटना याद होती तो वो बलात्कार पीड़ित महिला डॉक्टर की आवाज उठाने वाले छात्रों पर रॉयटर्स बिल्डिंग के पास ही लाठी चार्ज नहीं करवाती। अब देखिए तीसरी तस्वीर। ये तस्वीर सिंगूर की है। नवंबर 2006 में टाटा के नैनो कार के प्रोजेक्ट के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान ममता की टीएमसी कार्यकर्ताओं से न केवल सड़कों पर उन्होंने हंगामा मचाया था, बल्कि उनके विधायकों ने बंगाल विधानसभा में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ भी की थी। इसी आंदोलन की बदौलत बाद में ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन अब आंदोलन जीवी ममता बदल चुकी है। उन्हें हर आंदोलन में अब साजिश की बू नजर आती है और ममता पूरी निर्ममता के साथ अपने खिलाफ होने वाले किसी भी आंदोलन को आजकल कुचल देती है। तो यह है ममता के आंदोलन जीवी इतिहास की सच्चाई। तो पूरा सच में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।